भारत और यूरोपियन यूनियन ने आज एक मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको हम कहते हैं ट्रेड डील एक सिंपल लैंग्वेज में, वो साइन करी है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस ट्रेड डील का महत्व क्या है और ये अराइव फाइनली कैसे हुई, क्योंकि अगर आप इसके पीछे की स्टोरी जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितने मशक्क़त के बाद ये डील आज की डेट में नो डाउट ट्रूली मदर ऑफ ऑल डील्स ही कहलाई जाती है। 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसका कारण था अमेरिका की $1 ट्रिलियन वर्थ वेस्टफुल वॉर अफगानिस्तान और इराक में, जिसके तहत वो कुछ अचीव कर नहीं पा रहा था मिलिट्रली, क्योंकि वो वॉर्स थी ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर एक एक्सपेरिमेंटेशन, जिसका मटीरियलाइजेशन निकला था सबसे पहले 2011 के अरब स्प्रिंग और 2022 के जेनजी प्रोटेस्ट में। ये पूरा का पूरा गेम था कि किस तरीके से कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करके इस प्रकार की रणनीतियों को लॉन्ग रन के वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाए। बट जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में वर्ल्ड में आया, जो यूएस से स्टार्ट हुआ, उस समय अमेरिका के इस क्राइसिस के दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के नाम पर एक डील के ऊपर चर्चा करनी स्टार्ट करी। इस डील के तहत उन्होंने सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में भी फोकस करने की शुरू करके चर्चा चालू करी। लेकिन 2007 से लेकर 2013 तक जब ये डिस्कशंस दोनों के बीच में चलती रहीं, 2013 में आते आते ये डील बेसिकली कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने का कारण कोई एक सिंगल डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक पूरा पॉलिटिकली सेंसिटिव एक फ्रेमवर्क था जो दोनों देशों को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। एक साधारण लैंग्वेज में 2007 से 13 तक ये डील चलने के डिस्कशन के बाद भी फेल इसलिए हुई क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भारत में एक डीपर मार्केट एक्सेस चाहिए था। भारत को उस समय यूरोपियन यूनियन के अंदर लेबर राइट्स के मूवमेंट के राइट्स चाहिए थे कि हमारी लेबर, खास करके स्किल्ड लेबर, अगर वहाँ पर जाए तो ये स्किल्ड लेबर वहाँ जाकर अलग अलग प्रकार से यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी में एडवांस्ड लेवल, स्किल लेवल पर गेम खेल पाए। दोनों देशों के लिए, यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक के लिए एक जगह पर और भारत के लिए एक जगह पर, ये एक रेड लाइन थी। भारत मार्केट एक्सेस इतना अग्रेसिवली ओपन नहीं करना चाहता था और यूरोपियन यूनियन भी उस समय किसी भी तरीके से जो है लेबर मार्केट के अंदर भारत को उस लेवल का एक्सेस जो भारत चाह रही थी वो एकदम से नहीं देना चाहता था। खमियाजा कि 2013 में दोनों के ये बीच में चल रहा डायलॉग कंप्लीटली कोलैप्स कर गया। लेकिन उसके बाद जब ये 2022 में आज ये डायलॉग को फाइनली दोबारा से जब रिवाइव किया गया था और 2022 के इस डायलॉग के बाद जो पिछले लगभग 4 सालों के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अलग अलग प्रकार पर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, फॉरेन मिनिस्टर्स हों, ट्रेड मिनिस्टर्स हों, ट्रेड को लेके ऑफिशियल्स हों, मिनिस्ट्री के लिए रिलेटेड ऑफिशियल्स हों, इनके बीच में जो डीप डिस्कशन हुए वो फाइनली मटेरियलाइज करे 2026 की इस मदर ऑफ ऑल डील्स में, जो फाइनली भारत और यूरोपियन यूनियन ने आज ही साइन करी है। अब ये डील 2012 जो 13 तक एक बार एक्सपायर कर चुकी थी, उसका रिवाइवल 2022 में आफ्टर ऑल क्यों हुआ? क्योंकि 2022 में इंटरनेशनल एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज कर चुका था। पहला, तब तक चाइना यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुका था। चाइना सिर्फ स्ट्रेटेजिक थ्रेट अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से नहीं था, बल्कि चाइना ने कोविड काल में जिस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कहीं ना कहीं वल्नरेबल बनाकर उनके साथ आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की थी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को जिस तरीके से उसने मोनोपोलाइज किया था, हाईजैक किया था, इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में एक बहुत गहरा रियलाइजेशन आया था कि इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। देयरफॉर भारत के साथ डील एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जो कि वैसे तो चल रहा 2015 से था, लेकिन जिस प्रकार से 2023 से रशिया की गतिविधियां यूक्रेन को लेकर देखी गईं, उन गतिविधियों से यूरोप को ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस के ऊपर रशिया के साथ जितनी ज़्यादा है, उस ऑयल एंड गैस की डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर करके अब डाइवर्सिफाई करके बेटर सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी पड़ेंगी।
इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया यहाँ पर फिर से एक मच लार्जर मार्केट सिर्फ ऑयल एंड गैस के लिए नहीं बल्कि ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी के एरिया में इनोवेशन के तहत भी यहाँ पर इमर्ज होता हुआ दिखा। तो ये दोनों ड्राइवर्स की वजह से पहली बात तो दोनों लोगों ने यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत ने नेगोशिएशंस को 2022 में रीस्टार्ट किया। दूसरा, यहाँ पर जब नेगोशिएशंस रीस्टार्ट हुई तो क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस था जिसमें टॉक्स कोलैप्स कर चुकी थी, तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने बोला कि टॉक्स को रीस्टार्ट करने का मतलब है कि हम नेगोशिएशंस को रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे पहले 2007 से भारत और यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को लेकर चर्चा कर रही थी, अब उन्होंने कहा कि हम मात्र एक अग्रीमेंट को लेकर चर्चा नहीं करते। अब अगर हमें चर्चा करनी है तो लेट्स डू अ डिस्कशन ऑन मल्टीपल ट्रीटीज। ये चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ पर जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने ये चीज़ का निर्णय लिया कि अब हम मात्र एक ट्रीटी के ऊपर फोकस्ड नहीं रहेंगे जिसकी वजह से टॉक्स पहले कोलैप्स की थी, तो क्यों ना मल्टीपल ट्रीटीज पे चर्चा की जाए ताकि किसी एक सिंगल इशू में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए भी तो ओवरऑल टॉक्स जैसे 2013 में कोलैप्स कर गई थी वो अब दोबारा से कोलैप्स ना हो। 2022 में देयरफॉर 3 ट्रैक्स पर नेगोशिएशन खोला गया कि हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट साइन करेंगे, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन अग्रीमेंट साइन करेंगे। ये 3 ट्रैक नेगोशिएशन के तहत अब एक आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि कोई एक सिंगल पोर्शन ऑफ डिसएग्रीमेंट के कारण टॉक्स को डिरेल नहीं होने देना और कहीं रुकने नहीं देना। इश्यूज धीरे धीरे यहाँ पर रिजॉल्व किए गए और आज फाइनली 2026 में मदर ऑफ ऑल डील्स, मैंने जैसा आपको बोला और जैसा सरकार बोल रही है, यूरोप भी बोल रहा है, वो साइन हुई। पर क्वेश्चन ये है कि पिछले 4 साल में और पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इश्यूज थे वो थे क्या और वो रिजॉल्व कैसे हुए। सबसे पहला इशू था ड्यूटीज़ को लेकर, वो भी खास करके वाइन, स्पिरिट्स और ऑटोमोबाइल्स को लेकर। यूरोप एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वाइन्स का, स्पिरिट्स का, ऑटोमोबाइल्स का। भारत जब इंपोर्ट करता है वाइन को, स्पिरिट को और ऑटोमोबाइल्स को यूरोप से, तो वो एक हाई ड्यूटी इंपोज करता है। इस हाई ड्यूटी के इंपोजिशन की वजह से जर्मनी, फ्रांस, इटली काफ़ी अफेक्ट होते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट ये था कि क्या भारत अपनी ड्यूटीज़ को एकदम से घटाएगा, जो चीज़ फ्रांस, जर्मनी, इटली चाह रहे थे। तो यहाँ पर नेगोशिएशन के दौरान ये बात बोली गई कि अगर हम ड्यूटीज़ को एकदम से घटाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वाइन्स की, स्पिरिट्स की और हमारी ऑटोमोबाइल्स की, उसके ऊपर आंच आएगी। तो क्यों ना कोई यहाँ पर एक वर्केबल फार्मूला बनाया जाए। और वो वर्केबल फार्मूला क्या निकला? वो वर्केबल फार्मूला ये निकला कि हम रादर देन एक ही बार में सारी ड्यूटीज़ को घटाने के प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नेगोशिएशंस करके ग्रेजुअली ड्यूटीज़ को घटाएंगे। मदर ऑफ ऑल डील्स में पहली बात तो ये चीज़ लिखी गई। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा हमने पहले भी देखा कि 2013 के डील के कोलैप्स होने का कारण ये था कि भारत को एक मूवमेंट का एक्सेस चाहिए था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डोमेन में, इंजीनियरिंग के डोमेन में और खास करके कंसल्टेंट्स के डोमेन में, जो कि हाई स्किल्ड पीपल थे। और यूरोप भी इस चीज़ को उस समय माइग्रेंट पॉलिसीज़ के कारण रोकना कहीं ना कहीं चाहता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2022 से जब नेगोशिएशन दोबारा से स्टार्ट हुआ तो ये डील फाइनली आकर किस पॉइंट पर रुकी? ये डील अब इस पॉइंट पर रुकी कि कहीं ना कहीं अब हमें इस तरीके से अपने नेगोशिएशंस करने हैं कि आप हमें अलग अलग प्रकार के वीज़ाज ऑफर करो। आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसी कैटेगरी ऑफ वीज़ा क्रिएट करो जिसमें हम कहते हैं स्किल्ड बिजनेस वीज़ा, जो इस मदर ऑफ ऑल डील्स में लिखा गया। स्किल्ड बिजनेस वीज़ा का मतलब यहाँ पर ये है कि आज पहली बात तो हाई स्किल्ड भारत के अंदर जितने भी आईटी को लेकर और इंजीनियरिंग लेकर प्रोफेशनल्स हैं वो पहली बात फ्रीली मूव कर पाएंगे यूरोप में, क्योंकि यूरोप इन हाई स्किल्ड पर्सन्स को पहली बात तो अडॉप्ट करके एक इनोवेशन इकोनॉमी भारत के साथ मिलकर बनाएगा। दूसरा, यूरोप ने एक चीज़ भारत के साथ यहाँ पर जो नई मदर ऑफ ऑल डील्स में टाई अप करी है वो ये है कि यूरोप इस मोमेंट पर भारत को ये भी वर्कआउट करके हेल्प करेगा कि कैसे भारत के अंदर के अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग और आईटी लेवल पे जो लोग हैं उनकी स्किल इन्हेंसमेंट की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूरोप अलग अलग स्थानों पर भारत की अलग अलग प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ टाई अप करके एक स्किल बेस्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा, स्किल्स में लोगों को ट्रेन करेगा और इन स्किल्स के तहत इवेंचुअली भारत के ये लोग जब ट्रेन हो जाएंगे तो ये इमर्ज करेंगे हाई स्किल्ड कैटेगरी के, जिनको फिर यूरोप में हम आराम से फ्रीली मूव करने का वीज़ा बिजनेस लेवल पर दिलवा के एज कंसल्टेंट्स इनको भेज सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हुई। तीसरा यहाँ पर एक इशू ये आया कि यूरोप चाहती थी कि भारत के अंदर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में उसको एक एक्सेस मिले। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार की जो पूरी मशीनरी है, तंत्र है, उस मशीनरी और तंत्र को चलाने के लिए सरकार को भी बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ती हैं। गाड़ियाँ प्रोक्योर करनी है, फर्नीचर प्रोक्योर करना है, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई यूरोप चाहता था कि इस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, यानी कि जो भारत की सरकार अपने तंत्र को चलाने के लिए जो प्रोक्योरमेंट्स भारत में करेगी, उसमें हम भी एक प्लेयर बने कंट्रीब्यूट करने के लिए। भारत की सरकार ने यहाँ पर हमेशा से ये सेक्टर को रिजर्व रखा है एमएसएमईज के लिए, जिनको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भारत में कहते हैं। एमएसएमईज यहाँ पर इस रीज़न से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एमएसएमईज के तहत सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि एमएसएमईज जो हैं वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को मतलब ग्रो करें, उसको पूरा अग्रेसिवली डेवलप करें। और एमएसएमईज को अगर हम डेवलप और ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से एक चीज़ ये होगी कि वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के साथ जब जुड़ेंगे तो उनको एक सस्टेन्ड स्टेबल मार्केट मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर यूरोप एक एंट्री चाहता था तो भारत ने पिछले 4 सालों में एमएसएमईज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अलग अलग तरीके से चर्चा करके ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट के तहत चाहिए लेकिन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब एक मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशन हुई तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स पाए गए जिन सेगमेंट्स में अभी भी भारत के मैन्युफैक्चरर्स, खास के जो एमएसएमईज हैं, वो यहाँ पर अभी आना नहीं चाहते। तो ये लिस्ट इवेंचुअली तैयार करके फिर यूरोप की दी गई कि यदि आप इस स्पेसिफिक एरियाज़ में अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में आना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में इन एरियाज़ में आ जाइए। तो इसकी वजह से यूरोप को यहाँ पर एक और एक्सेस मिल गया। इसके साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल ट्रेड एक बहुत बड़ा एरिया है जो एक फ्रिक्शन पॉइंट था। भारत आज की डेट में ये जानता है और यूरोप भी जानता है कि डेटा ही न्यू ऑयल है। यूरोप को ये बात पता है कि क्योंकि डेटा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यूरोप ने डेटा के मैनेजमेंट को लेकर यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट डेटा रूल्स बनाए हुए हैं। वो जो रूल्स हैं उनको जीडीपीआर कहा जाता है। ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि यूरोप कहता है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर किसी यूरोपियन यूनियन के नागरिक का डेटा हैंडल कर रही है, वो चाहे उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो, उसको ये इंश्योर करना है कि उसका कहीं पर भी कोई दुरुपयोग ना हो। और दूसरा, इंडिविजुअल जो यूरोपियन यूनियन का है जो आपको डेटा प्रोवाइड भी कर रहा है जीडीपीआर रूल्स के तहत, उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने डेटा का रिकॉल करके उसके बाद वो डेटा आपको डिनाई भी कर दे। इस प्रकार का रूल खैर यहाँ पर भारत में तो है ही नहीं। यहाँ तो डेटा का कोई जो है वो मजाक बन रखा है, क्योंकि आप देखिए, आप जाते हैं रेस्टोरेंट और खाना खाने के टाइम पर टेबल बुक करने के लिए वो कहता है अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। भाई खाना खाने आए हैं, उससे मोबाइल का क्या लेना देना। तो ये डेटा यहाँ पर कैप्चर करके दुनिया भर के लोगों को बेचते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में उस प्रकार के स्ट्रिंजेंट रूल्स अभी बनने बाकी हैं। लेकिन यूरोप ने जब ये बात को उजागर किया कि आपकी अगर कोई कंपनी हमारे डेटा को यहाँ पर यूज़ कर रही है तो वो जीडीपीआर के बेसिस पे ही करेगी। अब भारत के लिए इशू इसलिए था क्योंकि भारत आज की डेट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो है वो आज की डेट में डेटा रूल्स को डिज़ाइन कर रही है, वो चाहे यूपीआई हो, वो चाहे यहाँ पर डेटा बेस्ड गवर्नेंस हो, जो भी हो। तो भारत इस समय अगर एक चीज़ जानती थी और यूरोप को भी ये बात बोली कि अगर हम जीडीपीआर के रूल्स को फॉलो करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी है कि डेटा का प्रयोग करके डिजिटल टूल्स को डिज़ाइन करने का जो हमारा डीपीआई एम्बिशन है ग्लोबल साउथ का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप और भारत के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स के यहाँ पर चर्चा के दौरान एक चीज़ क्लियर हो गई
कि दोनों देशों ने कहा कि ठीक है, एक केस बाय केस बेसिस पे आप डीपीआई में करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार के रूल्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे यहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स, लीगल और टेक्निकल, इस चीज़ को एनालाइज करके एक केस बाय केस बेसिस पे आपको यहाँ पर जीडीपीआर में अगर कोई एक्सेप्शन देने की आवश्यकता होगी तो वो हम देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर है कि इस केस में यहाँ पर जिस तरीके से ये ट्रेड को लेकर अगर हम बात करें तो ये ट्रेड का जो जीडीपीआर के लेकर डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल ट्रेड का इशू था, कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। और पांचवा इशू यहाँ पर ये है, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। अब यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हैं, वो अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल ड्रग्स बनाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के तहत यूरोप में उन कंपनियों को पेटेंट देती हैं। पेटेंट एक ऐसा टूल होता है जिसके तहत जब आपने एक ड्रग डेवलप कर लिया तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको पेटेंट के तहत एक राइट देती है कि अगले 5 साल 10 साल जो है आप इस ड्रग को एक हाई प्राइस पर बेच सकते हैं। वो हाई प्राइस पे बेचने का पेटेंट आपको इसलिए मिलता है कि यहाँ पर आपने जो ड्रग को बनाने के लिए और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रिसर्च के दौरान जितना R&D किया था, आप उसके कॉस्ट को बेसिकली रिकवर कर पाएँ। अब होता क्या है कि जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, कि जब ये पीरियड ऑफ मोनोपोली की, अब आपके पास मोनोपोली उस ड्रग को लेकर नहीं रही, तो पेटेंट की एक्सपायरी के बाद क्या होता है कि भारत जैसे देश जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं। उसी ड्रग को, क्योंकि पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो वो ड्रग की कॉपी बनाकर उसको एक सस्ते लेवल पर प्रोवाइड करके भारत इस समय पूरे विश्व को ये ड्रग्स को एक सस्ते लेवल पर प्रोवाइड करके एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप को अब इस चीज़ का डर था कि कल को कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि हम अगर आपके साथ कोई ट्रेड डील करें और आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जिनकी अपनी मार्केट है, वो कहीं ना कहीं पेटेंट के उस पीरियड के बीच में ही उस पेटेंट को कहीं ना कहीं मिसयूज करके और कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन क्रिएट करके उस पेटेंट की मोनोपोली को अफेक्ट करते हुए आप एक जेनेरिक ड्रग पहले ही बना लें बिफोर द टर्म ऑफ एक्सपायरी। यूरोप को ये डर था, और ये डर इसलिए भी था क्योंकि चाइना के केस में यूरोप ने ऐसी चीज़ देखी है। चाइनीज़ कंपनीज ने क्या किया है कि अगर मान लीजिए यूरोप की किसी कंपनी ने 5 साल का पेटेंट लिया है किसी ड्रग को लेकर, कैंसर की ट्रीटमेंट को लेकर मान लीजिए, तो चाइना ने अक्सर एक ऐसी रणनीति अपनाई है कि जब वो ड्रग का पेटेंट 5 साल के पीरियड में चल रहा है, जब वो ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास पूरी मोनोपोली है कि उस दवाई को वो एक हाई प्राइस पर बेच सकता है, तो चाइना ऐसी गतिविधि करता था कि वो ड्रग के मार्केट में आने के बाद, दवाई के बाद 1.5 साल के अंदर वो एक इमरजेंसी क्लॉज अपने यहाँ पर बना के वो पेटेंट को बेसिकली नलीफाई करके कहता था कि हमें अब कोई इमरजेंसी आपदा आ गई है, इस आपदा को मिटिगेट करने के लिए इसका एकदम से जेनेरिक वर्जन तुरंत हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो चाइना वाले हैं, ये इस प्रकार से पेटेंट्स के पीरियड के दौरान आप सोचिए कि उसका दुरुपयोग करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत और यूरोप के बीच में भी ये फ्रिक्शन पॉइंट उठा। तो ये डील जो हुई, इस डील में भारत ने ये बात यूरोप को क्लियर कर दी कि हम आपको ये आश्वासन, अश्योरेंस देते हैं कि इस पूरे पीरियड के दौरान जब आपने किसी पर्टिकुलर पेटेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है, उस एग्जीक्यूटेड पेटेंट के दौरान ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी तरीके से उस पेटेंट को पेटेंटेड पीरियड में मिसयूज नहीं करेंगे। अब अगर यूरोप को ये आश्वासन, एक अश्योरेंस भारत की तरफ से मिल गया है, इस अश्योरेंस से एक चीज़ तो क्लियर है कि इस अश्योरेंस से अब यूरोप को अपने जेनेरिक ड्रग्स की जो भारत मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एटलीस्ट वो पेटेंट की एक्सपायरी के बाद करेगा, इस चीज़ का भरोसा हो गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई है, ये डेफिनेटली और जेन्युइनली एक ऐसी डील है जो एक यूरोप और भारत के कमर्शियल और ट्रेड डिप्लोमेसी और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने का एक डीप पोटेंशियल रखती है। इस रीज़न से ये डील को इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।